अभय ने देखा मिस्टर हंसराज उसे ही देख रहे थे। हंसराज सिंघानिया ने सबकी तरफ देखते हुए अनाउंस किया, आज मैं ये अनाउंस करता हूँ कि रॉयल बैंक मिस्टर उमेश बत्रा का डायमंड कार्ड कैंसिल करता है और अब से सिर्फ 8 डायमंड कार्ड होल्डर ही वैलिड रहेंगे। अभी तक मिस्टर बत्रा को डायमंड कार्ड के जरिए जो भी परमिशन एंड अथॉरिटीज दी गई हैं वो सब कैंसिल की जाती हैं। एंड वन मोर थिंग, रॉयल बैंक स्काई व्यू कंपनी के साथ फुल कॉर्पोरेशन में रहेगा। इधर मिस्टर बत्रा, निशा और ललित के चेहरे पीले पड़ गए थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि कपूर फैमिली को सपोर्ट करने के चक्कर में वो लोग रॉयल बैंक का सपोर्ट खो देंगे। मिस्टर हेमंत आहूजा भी सोच में पड़ गए थे। उन्होंने धीरज राजपूत की तरफ देखकर कहा, मिस्टर राजपूत, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपका और रॉयल बैंक का इतना क्लोज कनेक्शन है। लगता है अब पूरी कपूर फैमिली से कोऑपरेट करने का कोई मतलब नहीं है। जवाब में मिस्टर राजपूत ने कुछ नहीं कहा। अभय ने मन ही मन सोचते हुए कहा, अभी सब खत्म नहीं हुआ है, अभी असली खेल बाकी है। तभी एक तेज आवाज के साथ हॉल का दरवाजा खुला और सब लोग शांत होकर दरवाजे की तरफ देख रहे थे। दरवाजे पर राघव खड़ा था। सुमेश और जसदीप राघव को देखकर हैरान थे। तभी अभय खड़ा हो गया और राघव के पास जाकर अभय ने उसकी बांह पकड़ी और स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। अभी अभय और राघव थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि सोमेश कपूर ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, राघव, तुम इतने दिनों से ऑफिस नहीं आए और यहाँ पार्टी में आए हो। जाओ, जाकर अपना बचा हुआ काम पूरा करो। तभी जसदीप भी समझ गया। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, कार्ड्स, इन्हें वापस लेकर जाओ यहाँ से। कार्ड्स भागकर उनकी तरफ बढ़े ही थे कि अभय घूरते हुए राघव के सामने खड़ा हो गया। अभय की आंखों में जुनून देखकर कार्ड्स अपने आप ही अभय के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभय कार्ड्स के बीच में से होता हुआ राघव को लेकर स्टेज पर खड़ा हो गया। तभी जसदीप, रितेश और कुछ लोग स्टेज की तरफ बढ़े, लेकिन धीरज राजपूत चिल्लाकर बोले, क्या आप लोग उसे कुछ बोलने नहीं देना चाहते? क्या छुपा रहे हो? कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। ये कहते हुए धीरज राजपूत खड़ा हो गया। उसके साथ साथ बलराम, कशिश, हंसराज और उस टेबल पर बैठे बाकी लोग भी खड़े हो गए। उसके तुरंत बाद अभय ने माइक ऑन करके कहा, यहाँ पर सभी लोग मुझे क्रिमिनल समझते हैं ना। मुझे उम्र कैद की सजा हुई और इसी बात का फायदा उठाकर कपूर खानदान ने मेरे डैड को घर से बेदखल कर दिया। लेकिन आज मैं उस रात जो कुछ भी हुआ था उसका सच सबके सामने लाना चाहता हूँ। उसने राघव के हाथ में माइक थमा दिया। अभय को झूठे इल्जाम में फंसाया गया था। उसे फंसाने के प्लान में मैं, मिस्टर सोमेश कपूर, जसदीप और दीपक शामिल थे। रितेश ने गुस्से में कहा, अभय, तुम राघव को धमकाकर ये सब बुलवाकर अपना गुनाह छुपाना चाहते हो। अभय ने कहा, उस वक्त डैड ने कंपनी को काफी फायदा पहुंचाया था, इसीलिए मिस्टर आनंद कपूर उन्हें 3% का शेयर देने वाले थे, जो बात सोमेश कपूर और उनके खास लोगों को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने डैड को निकलवाने के लिए मुझे फंसाने का प्लान बनाया। राघव तुरंत आगे का सच बताने लगा। मिस्टर जगदीश और अभय की रेपुटेशन खराब करने के लिए जसदीप ने अभय की ड्रिंक में ड्रग मिला दिया और उसके बेहोश होने के बाद सबसे छुपाकर एक कमरे में ले गया। मैंने अभय के कपड़े उतार कर पहन लिए। हमने पहले ही एक अनाथ लड़के को पैसे के लालच से पार्टी में बुला लिया था। अभय के फोन से मैंने तनिष्का को मैसेज करके एक ऐसी जगह बुलाया जहां वो सब कुछ दूर से देख सके। राघव ने आगे हिचकिचाते हुए कहा, फिर मैंने नीचे आकर हल्के से अंधेरे की आड़ में उस लड़के का मर्डर कर दिया। मैंने वो चाकू अभय के हाथ में पकड़ा दिया ताकि उस पर अभय की उंगलियों के निशान आ जाएं। उसके बाद पुलिस अभय को पकड़ कर ले गई। पूरे शहर में ये खबर फैल गई और इसी का फायदा उठाकर मिस्टर सोमेश कपूर ने जगदीश कपूर को घर से निकलवा दिया। ये सब सुनकर सोमेश कपूर ने पागलों की तरह चिल्लाकर कहा, यह झूठ है। इस अभय ने तुझे कितने पैसे खिलाए हैं बता, जो तू उसका गुनाह हमारे मत्थे डाल रहा है। इसके पास क्या सबूत है कि हमने ये सब किया है? तब अभय मुस्कुराते हुए बोला, इस बात का सबूत अभी मिल जाएगा। तब राघव अपना फोन निकालते हुए बोला, मुझे उस वक्त डर था कि कहीं मिस्टर कपूर बाद में मुझे न फंसा दे, इसीलिए मैंने हम सबकी बात करते हुए वीडियो बना लिया था। उसने तुरंत वीडियो प्ले किया। सब लोग सुन सकते थे कि किस तरह सोमेश ने बाकी लोगों के साथ मिलकर पूरा प्लान बनाया था। सोमेश डर के मारे स्टेज पर गिर गया। जसदीप
आनंद कपूर और बाकी कपूर फैमिली के चेहरे पर घबराहट और डर नजर आ रहा था। इधर जगदीश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। डैड, मैंने आपसे कहा था ना, आपकी और मॉम की परवरिश में कोई कमी नहीं है। अब यहाँ से चलिए डैड, ये बात मॉम को भी तो बतानी है। अभय और जगदीश के पीछे पीछे धीरज भी हॉल से बाहर निकल गया। अभय कुछ कहता तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने फोन निकाल कर देखा तो मेहिका का कॉल था। अभय, जल्दी घर आओ, नंबर 2 मुसीबत में है। मैं बस अभी आया। कॉल रखते ही उसने तुरंत अपने डैड और मिस्टर राजपूत से कहा, आप लोग चलिए, मैं कुछ देर में आता हूँ। और उनका जवाब सुने बिना ही भागते हुए मेन रोड की तरफ दौड़ने लगा। अभय भागते हुए मेहिका के घर पहुंचा। उसने देखा हॉल में मेहिका और खुशी बैठे हुए थे और दोनों ही काफी परेशान और थके हुए लग रहे थे। नंबर 2 कहाँ है? मेहिका ने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो सामने वाले कमरे में, वो अभी भी कोमा में है। चोट के निशान देखकर पता चला कि किसने किया है। नहीं, मैं नहीं जानती हूँ, ये उनमें से कोई नहीं है। इधर सोमेश, जसदीप और बाकी इन्वॉल्व लोगों को पुलिस लेकर जा चुकी थी। शाम तक कपूर फैमिली के गुनाहों की खबर सभी न्यूज चैनल कवर कर चुके थे। कपूर इंडस्ट्री के स्टॉक भी तेजी से गिर रहे थे, लेकिन अभय को अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने डिसाइड कर लिया था कि घर जाकर एक बार मॉम डैड से मिलकर पूरी तरह मेहिका के घर शिफ्ट हो जाएगा। रात के तकरीबन 9 बजे वो घर पहुंचा तो उसे दरवाजे के बाहर से बहुत से लोगों की आवाजें आ रही थी। इतने में ही अभय ने जोर से दरवाजा खोला और अंदर आकर सबकी तरफ नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, डैड, आपने इन्हें अंदर आने कैसे दिया? कौन है वो बिन बुलाया मेहमान जिसे देख अभय को आया गुस्सा? किसने किया जोरा पे हमला? क्या अभय जोरा के हमलावर को पकड़ पाएगा? क्या मोड़ लेगी अभय की कहानी? ये था YouTube पर बंदा ये बैडएस है का आखिरी एपिसोड। आगे के एपिसोड सुनिए सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए आगे की कहानी।